नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। डिजिटल एसेट मार्केट ने तेजी से पलटी मारी और बिटकॉइन ने एक शुरुआती गिरावट को मिटाकर लगभग $65,000 तक पहुंच गया और 3 दिनों में पहली बार $67,000 के स्तर पर वापस आ गया। $65,000 का एरिया वही स्तर था जहां से बिटकॉइन पिछले फ्राइडे के बड़े गिरावट के दौरान ऊपर था। हालांकि बिटकॉइन वापस $65,438 तक पहुंच गया, जो पिछले 24 घंटों में 1.31% कम था। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर आए, लेकिन बीटीसी के मुकाबले डेली टाइम फ्रेम पर पीछे रहे। ईथर में 4.7% की गिरावट देखी गई, जबकि डोजकॉइन, शिबा इनू और लेयर 1 नेटवर्क्स, अवलांच और नियर के नेटिव टोकन्स 2 से 5% तक नीचे थे। रिपल का XRP अधिकांश क्रिप्टो मेजर्स से आगे निकल गया और अपना 5% का डेली फायदा दिखाया। कई छोटे पब्लिकली लिस्टेड बिटकॉइन माइनर्स ने डबल डिजिट फायदा उठाया। हाइव डिजिटल टेक्नोलॉजीज, टेरावुल्फ, कनान ने दिन के दौरान 10 से 20% की तेजी देखी, जबकि लार्ज कैप माइनर्स मैराथन डिजिटल और राइट प्लेटफॉर्म्स 4% तक ऊपर थे। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $2.35 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन के मुकाबले 3.03% की गिरावट है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $93.52 बिलियन है, जो 103.55% की वृद्धि है। DeFi में टोटल वॉल्यूम फिलहाल $7.25 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 7.75% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $86.68 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 92.69% है। बिटकॉइन की डोमिनेंस फिलहाल 54.87% है, जो दिन के दौरान 0.95% की वृद्धि है। बिटकॉइन व्हील गतिविधि 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें 10 से अधिक BTC रखने वाले वॉलेट अपने 2021 के स्तर को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ये बिटकॉइन मार्केट कैप में 226% की वृद्धि की याद दिलाता है। हालांकि बिटकॉइन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, $66,000 के आसपास ट्रेड कर रही हैं और मार्केट कैप $1.3 ट्रिलियन से अधिक है। नवंबर 2022 में FTX के पतन के बाद से बड़े बिटकॉइन वॉलेट और प्राइस मूवमेंट के बीच एक संबंध रहा है। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि अब दिवालिया एक्सचेंज ने 2022 के उत्तरार्ध में बिटकॉइन की कीमतों को कम कर दिया है। व्हील गतिविधि के बावजूद बिटकॉइन ने $70,000 के निशान को पार करने के लिए संघर्ष किया है, जो कीमतों को ऊपर उठाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता का संकेत देता है। क्रिप्टो एनालिस्ट बेंजामिन कोवन का सुझाव है कि जब तक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में फिर से कटौती शुरू नहीं करता, तब तक एक महत्वपूर्ण क्रिप्टो रैली की संभावना नहीं है। कार्डानो इनफ्लोज में वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो डिजिटल एसेट के लिए एक मजबूत वापसी का संकेत है। बिटकॉइन सबसे बड़ी डिजिटल एसेट में पर्याप्त आउटफ्लो देखा गया है। $621 बिलियन क्रिप्टो करेंसी से दूर चले गए हैं। कॉइनचेस की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में $600 मिलियन का आउटफ्लो देखा गया, जो 22 मार्च 2024 के बाद सबसे अधिक है। आउटफ्लो मुख्य रूप से बिटकॉइन पर केंद्रित था, जबकि कार्डानो सहित ऑल्ट कॉइन्स की एक विस्तृत श्रृंखला में आउटफ्लो देखा गया। कार्डानो को $0.7 मिलियन का आउटफ्लो प्राप्त हुआ, जो कि पिछले हफ्ते से पहले के हफ्ते में व्यापक ऑल्ट कॉइन मार्केट में देखी गई मंद गतिविधि के विपरीत था, जहां कार्डानो ने कोई आउटफ्लो नहीं देखा था। बिटकॉइन में महत्वपूर्ण निकासी देखी गई, कुल $621 मिलियन, जो निवेशकों की भावना में बदलाव और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर फंड्स के संभावित पुनर्वितरण का संकेत दे सकता है। जैसे ही कार्डानो की वापसी हुई, इसकी कीमत में उतार चढ़ाव और मार्केट की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित हो गया। कार्डानो कम्युनिटी कार्डानो नेटवर्क में अपकमिंग अपग्रेड्स और एनहांसमेंट्स को लेकर उत्साहित है, जिसमें इस साल के अंत में चैंग हार्ड फोक भी शामिल है। टन कॉइन ने मार्केट में मंदी के बावजूद प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिसका मार्केट कैप $19 बिलियन है और प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में 9वें स्थान पर है। डीडस जैसे टॉप प्रोटोकॉल्स और बेमो, स्टेक और एवा जैसे छोटे प्रोटोकॉल में लाभ के कारण इसका हालिया रिकॉर्ड उच्च टोटल वैल्यू लॉक्ड $600 मिलियन से अधिक है। टन ब्लॉकचेन के साथ टेलीग्राम के एकीकरण ने नोटकॉइन और येस कॉइन जैसे प्ले टू अर्न मिनी गेम की लोकप्रियता को सुविधाजनक बनाया है और टेलीग्राम स्टार्स डेवलपर्स को कम प्रमोशन शुल्क प्रदान करता है।
टन में पैंटेरा कैपिटल के निवेश और टेथर के साथ सहयोग ने ब्लॉकचेन के भविष्य में विश्वास बढ़ाया है। हालांकि टन को साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें घोटालेबाजों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं के लिए इसका फायदा उठाने की खबर है। इन चुनौतियों के बावजूद टन कॉइन का प्रदर्शन संभावित लचीलेपन और विकास के अवसरों को दर्शाता है। साथ ही इसका TVL मूल्य अब तक के उच्च स्तर पर है। बायबिट, एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ने अपने ऐप या वेबसाइट के माध्यम से यूजर्स को क्रिप्टो खरीदने के लिए एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित और निजी तरीका प्रदान करने के लिए एप्पल पे को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया है। ये एकीकरण सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है और ग्राहकों के लिए भुगतान अनुभव को बेहतर बनाता है। बायबिट कार्ड यूजर्स अब चेकआउट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए अपने आईफोन, आईपैड और मैक पर एप्पल पे का उपयोग करके लेन-देन को फंड कर सकते हैं। बायबिट कार्ड बिटकॉइन और इथेरियम सहित 5 क्रिप्टो का समर्थन करता है। एप्पल पे अपनी सुरक्षा और सुविधा के लिए जाना जाता है। प्रत्येक लेनदेन को फेस आईडी, टच आईडी और डिवाइस पासकोड का उपयोग करके प्रमाणित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य बायबिट ग्राहकों के लिए क्रिप्टो खरीदारी को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाता है। ग्राहकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर डिवाइस या एप्पल पे के सर्वर पर संग्रहित नहीं किए जाते हैं, बल्कि उन्हें एक यूनिक डिवाइस अकाउंट नंबर सौंपा जाता है। बायबिट यूजर्स 1 जुलाई 2024 तक लेनदेन शुल्क के बिना 20 से अधिक विभिन्न फिएट करेंसीज का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। डूडल्स, एक NFT प्रोजेक्ट, अपने स्टूडियो प्लेटफॉर्म को फ्लो ब्लॉकचेन से बेस पर माइग्रेट करने का प्लान बना रहा है, जो कि एक इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग नेटवर्क है और कॉइनबेस द्वारा विकसित किया गया है। मिड जुलाई में ये कदम ट्रांजैक्शन स्पीड को बेहतर करने और लागत को कम करने के लिए उठाया जा रहा है, जो कि बढ़ते इथेरियम लैंडस्केप में महत्वपूर्ण है। स्टूडियो प्लेटफॉर्म और इसके NFT वेरिएबल्स और कैरेक्टर कस्टमाइजेशन बेस पर शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि ओरिजिनल डूडल्स प्रोफाइल पिक्चर कलेक्शन इथेरियम पर ही रहेगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स में ज्यादा फ्लूइड और इकोनॉमिकली वायबल ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। ऑस्टिन हॉर्विट्ज, हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजी एट डूडल्स, मानते हैं कि आसान इस्तेमाल करने लायक, मनोरंजक और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स अगले क्रिप्टो अडॉप्शन की लहर को ड्राइव करेंगे। डूडल्स ट्रांजिशन को मनाने के लिए एक यूनिक फ्री बेस NFT मिंट जोड़ा के माध्यम से होस्ट करने का प्लान कर रहा है, जो स्टूडियो के अंदर एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफर करेगा। भविष्य में होने वाली कोलैबोरेशंस में डूडल्स की आने वाली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म डल्सविल एंड द डूडल्स वर्ड्स शामिल है, जो स्कॉट बर्नटोस्ट मार्टिन द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। मलेशिया का इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड अपने प्रयासों को मजबूत कर रहा है ताकि क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में टैक्स चोरी से निपट सके एक स्पेशल ऑपरेशन ऑप्स टोकन के माध्यम से। IRB, रॉयल मलेशिया पुलिस और मलेशिया साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलकर क्लैंग वैली में 10 लोकेशंस पर छापा मारा, जिसमें मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स पर स्टोर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग डेटा में महत्वपूर्ण टैक्स रेवेन्यू लीकेज का पता चला। IRB CEO दतुक अबू तारिक जमालुद्दीन ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को चेतावनी दी कि कंप्लायंस मेजर्स लागू होने से पहले अपनी क्रिप्टो अर्निंग्स को नजदीकी IRB ऑफिसेस में डिक्लेयर करें। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिपल लैब्स के आर्गुमेंट को रिड्यूस पेनल्टी के लिए रिजेक्ट कर दिया है और इसे अपर्याप्त मानते हुए SEC की टोटल पेनल्टीज रिपल के लिए लगभग $2 बिलियन है, जिसमें $198.2 मिलियन प्री जजमेंट इंटरेस्ट, $876.3 मिलियन सिविल पेनल्टीज और एक एडिशनल $876.3 मिलियन डिसगॉर्जमेंट शामिल है। रिपल के वकीलों ने कोर्ट से ऑनगोइंग लॉसूट में रीजनेबल सिविल पेनल्टीज को असेस करने की रिक्वेस्ट की है। साउथ कोरिया के रेगुलेटर्स लगभग 600 क्रिप्टो करेंसीज का पुनः मूल्यांकन करेंगे वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जो 19 जुलाई से लागू होने जा रहा है। ये कदम एग्जिस्टिंग सिस्टम में सुधार करने के लिए उठाया गया है, जहां क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसीज को लिस्टिंग के समय असेस करते हैं, लेकिन अब सभी क्रिप्टो एसेट्स के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड स्थापित किया जाएगा। 9 स्क्रीनिंग रिक्वायरमेंट्स पर वर्तमान में चर्चा हो रही है, जिसमें डोमेस्टिक लॉज के साथ कंप्लायंस, यूजर प्रोटेक्शन मेजर्स और सिक्योरिटी मेजर्स शामिल हैं। रेगुलेटर्स क्रिप्टो करेंसी इशुअर्स की जांच करेंगे ताकि उनके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस का मूल्यांकन किया जा सके, क्रिप्टो करेंसी के सर्कुलेशन को वेरीफाई किया जा सके और व्हाइट पेपर्स को रिव्यू किया जा सके। क्रिप्टो करेंसीज जो एक्सचेंजेस द्वारा सीधा इशू की गई हैं और जो ट्रांजैक्शंस को मास्क करती हैं,
उन्हें डीलिस्ट कर दिया जाएगा। पीरियोडिक रिव्यूज किए जाएंगे जिसमें एडिशनल क्वालिटेटिव क्राइटेरिया शामिल होंगे। एक्सचेंजेस पहले क्रिप्टो करेंसीज का एक 6 मंथ पीरियड में रिव्यू करेंगे, उसके बाद हर 3 महीने में मेंटेनेंस रिव्यूज करेंगे। ट्रांजैक्शन सपोर्ट उन वर्चुअल एसेट आइटम्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जो ट्रांजैक्शन सपोर्ट मेंटेन करने के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं। डेविड हर्श, जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के क्रिप्टो एसेट और साइबर यूनिट के हेड थे, एजेंसी छोड़ रहे हैं लगभग 9 साल बाद। हर्श, जो एजेंसी में एक स्टाफ अटॉर्नी के रूप में फोर्थ वर्थ रीजनल ऑफिस में शामिल हुए थे, को कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस और इश्यूज पर काम करने का अवसर मिला। वो खास तौर पर अपनी क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट टीम द्वारा किए गए हिस्टोरिक काम पर गर्व करते हैं जिसे उन्होंने लीड किया। हर्ष ने अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ब्रेक के बाद और डिटेल्स शेयर करेंगे। SEC ज्वाइन करने से पहले हर्ष NYU सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी में एक लीगल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर थे। SEC प्रमुख ध्यान में है क्योंकि क्रिप्टो US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक हॉट पॉलिटिकल इशू बन गया है। एजेंसी पर हाल ही में लॉ मेकर्स से प्रेशर पड़ा ताकि स्पॉट इथेरियम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अप्रूव किए जा सकें और उसके चेयरमैन गैरी गैंसलर क्रिप्टो प्रोपोनेंट्स के बीच लंबे समय से एक एंटागनिस्ट फिगर बने रहे हैं। जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी ने एल बैंक एक्सचेंज, एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को बिना रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट करने के लिए वार्निंग इशू की है। कॉइनगेको के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम में 56 रैंक पर एल बैंक जापानीज रेजिडेंट्स को सर्विसेज प्रदान कर रहा है। हालांकि इसका एड्रेस और रिप्रेजेंटेटिव अननोन है। ये एक्शन पिछले साल मार्च में FSA द्वारा 4 अन्य कंपनीज को दी गई सिमिलर वार्निंग्स के बाद आया है। बायबेट फिनटेक लिमिटेड, MEXC ग्लोबल, बिटकेट लिमिटेड और बिटफॉरेक्स लिमिटेड। इन प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस और ट्रेडिंग फिलहाल जापान में उपलब्ध नहीं है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।